Hey everyone, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आरजू एंड आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है। हम लोग जा रहे हैं रामानुजन कॉलेज। एंड क्यों जा रहे हैं ये तो आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा। एक्चुअली आई वॉज इन्वाइटेड टू अटेंड अ सेशन, अ वेरी वंडरफुल सेशन बाय नन अदर देन ऋषभ सर। ओ माई गॉड, जिनको मैं रोज़ ऑनलाइन देखती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, एंड आई वॉज इन्वाइटेड टुडे टू मीट हिम। एंड ऑनेस्टली आई एम सो ग्रेटफुल टू यू ऑल एंड ऑल्सो टू माई डिसीजन ऑफ स्टार्टिंग कॉन्टेंट क्रिएशन, वरना शायद ये दिन आता ही नहीं। एंड हियर ही इज़। श्रेष्ठ सुंदर दिव्य दिल्ली विश्वविद्यालय विरंगम। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का लोक अनुपम। सकल वसु आते ही मैं सबसे पहले उनसे मिली, इंट्रोडक्शन किया एंड देन सेशन शुरू होने से पहले उनको फेलिसिटेट किया गया। एंड ही इज़ द मैन जिनकी वजह से मैं वहाँ जा पाई। आई एम सो सो वेरी ग्रेटफुल टू यू श्रेय भैया। उसके बाद हुआ अ वेरी वेरी इंटरेक्टिव सेशन। आई मीन बाकी स्पीकर्स जो अभी तक मैंने कॉलेज में सेमिनार्स या स्पीकर सेशंस अटेंड किए हैं, स्पीकर्स आते हैं, पोडियम पे खड़े होते हैं एंड दे टेल एवरीथिंग, मतलब जो वो बताने आए हुए होते हैं वो बताते हैं। बट ऋषभ सर, ओ माय गॉड, उन्होंने हर बच्चे की बात सुनी, सबसे इंटरेक्ट किया एंड ही वॉज जस्ट सो हम्बल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइफ में डिसाइड करते हैं कि चलो यूपीएससी किया जाए, सीएससी किया जाए, और वो पता कैसे इंस्पायर्ड होते हैं? कैसे होते हैं ये आइडिया? हाँ बिल्कुल, यूट्यूब पे रील्स देख के उनको लगता है कि यार ये डीएम आ रहा है, वो भी उसके लिए उसकी गाड़ी का दरवाजा खोल रहा है, लोग कैसे खड़े हैं साइड में, राइट? उससे हम ये इंस्पायर होते हैं। फिर लोग कहते हैं चलो हम भी यूपीएससी की तैयारी करें। यूट्यूब के ऊपर हो सकता है कोई वीडियो देखा हो। मतलब मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूं, ऐसे क्वेश्चन रियल इंटरव्यू में नहीं आते हैं। ये मॉक इंटरव्यूज होते हैं, वो जो आपने देखा होगा। तो रियल इंटरव्यू काफ़ी डिफरेंट होता है, बट एनीवेज तो कई बार हमें ये चीज़ें इंटरेस्ट करती हैं। दो चार नौकर होंगे, दो चार बॉडी गार्ड होंगे, ये मुझे बड़ा मज़ेदार लगता है। हाँ, लवासना जाना है, लवासना में जाके अच्छी अच्छी हम फोटोज डालेंगे, उस पर इंस्टा पे 10-10 हज़ार लाइक्स आएंगे, राइट? ये वो पिक्चर है जो हमें सामने दिखती है। और उसके बाद हुआ वो जो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, एक ऑन द स्पॉट इंटरव्यू विद नन अदर दैन ऋषभ सर। मैं थोड़ा सा नर्वस थी बिकॉज मेरे को बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि आप लोगों के सारे डाउट्स कवर हो जाएं। एंड आई एम सॉरी अगर कुछ मिस हो गया हो तो, बिकॉज आई वॉज़ नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड। एंड हाँ, थोड़ी बैकग्राउंड नॉइस है बिकॉज माइक नहीं था। एंड नाउ इट्स हाई टाइम कि मैं एक माइक ख़रीद लूँ। बट डोंट वरी, क्लियरली सुना जा सकता है, आप लोग समझ सकते हो। मैंने पहले सोचा था कि मैं वॉइस ओवर ही कर देती हूँ, बट देन आई थॉट कि थोड़ी बहुत नॉइज़ चलेगी, लेकिन आप सर के मुंह से सुनोगे तो आपको ज़्यादा विश्वास होगा। सो जस्ट कीप इट वेरी रियल। मैंने वैसे के वैसे वीडियोस डाल दिए हैं एंड आई हैड नो आइडिया कि कैसे बैकग्राउंड नॉइज़ रिमूव की जा सकती है, होती भी है या नहीं। सो आई डिडंट ट्राई बिकॉज टाइम भी वेस्ट होता है एंड समझ में आ रहा है। सो हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट विद द इंटरव्यू। हेलो सर। सो माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हमें ना बैच में कुछ बुक्स मिलती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स मिलती हैं एंड कुछ होती हैं वैसी वाली स्टैंडर्ड बुक्स, आर एस शर्मा हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई। तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना चाहिए? देखो, जिस जिस सब्जेक्ट की मेरे हिसाब से स्टैंड बुक है, वहाँ आप स्टैंड बुक पढ़ सकते हो। जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम है। तो बस ऐसे कुछ एक सब्जेक्ट्स की ही स्टैंड बुक्स होती हैं, सारे सब्जेक्ट्स की स्टैंड बुक्स पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ जहाँ पे 2-3 सब्जेक्ट्स की आपको स्टैंड बुक्स देखने को मिलती हैं, उनके लिए वो पढ़ लीजिए। बाकी आप यूपीएससी वाला बुक लेट्स तो वो थ्रू कर सकते हो। 28 में अटेम्प्ट है मेरा, 27 के बाद एक साल मेरे को फ्री मिल जाएगी बिकॉज मेरी एज तब तक 20 ही होगी। तो अटेम्प्ट 28 में होगा। तो करंट अफेयर्स कब से करेंगे? करंट अफेयर्स जब भी आपका एग्ज़ाम है उससे पहले 15 से 16 महीने पहले स्टार्ट करने चाहिए। जैसे अगर आप 2028 मई में अपना प्रीलिम्स देंगे, तो रफली आप जनवरी 2027 ऑनवर्ड्स अपनी करंट अफेयर स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब हाँ, रफली 15 से 16 महीने। एंड बैच के अलावा भी अगर कोई भी सोर्सेज फॉलो करने हो या ज़रूरत है तो? देखो, मेरे हिसाब से बैच में हर एक चीज़ कवर्ड है। जैसे आपके एनसीईआरटीज़ भी जो बेसिक्स के लिए अच्छे हैं, एडवांस चीज़ें भी वहाँ पे कवर्ड हैं, आपका सी सेट भी कवर्ड है, ऑप्शनल भी आपका वहाँ पे कवर्ड है।
तो बस इसके अलावा आपको मतलब अपने एंड में जो मेहनत करनी है वो ही करनी पड़ेगी। बाकी अदर देन दैट मुझे नहीं लगता कि रिसोर्सेज में हमारी टीम में कोई चीज़ कहीं कोई गैप छोड़ा है। ओनली थिंग दैट वी नीड फ्रॉम योर साइड इज़ टू पुट इन एफर्ट्स, उनको पढ़ने में, उनको रिवाइज करने में, एंड टेस्ट वगैरह भी आपको मिलते हैं बैचेस के अंदर, तो उनको आप रिवाइज करके साथ साथ आप टेस्ट भी देखें, मेंस की भी और प्रीलिम्स दोनों की आप तैयारी साथ में करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। तो बैच में तो चीज़ें कवर्ड है, पूरा का पूरा वन स्टॉप सोल्यूशन बनाया गया था बैच को। एंड हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, मतलब लिखना कैसे आपने कर दिया अभी तक स्टार्ट किया था, हाँ। लेकिन वो ऐसा होता है ना कि आपके परफेक्ट आंसर्स नहीं लिखे जाते तो आपको डीमोटिवेशन फील होता है, दूसरे के आंसर्स बेटर होते हैं। देखो, आंसर राइटिंग का सिंपल सा एक चीज़ है, आपका पहला आंसर बहुत ही ख़राब होता है, 10th आंसर ख़राब होता है, 50वां आंसर ठीक होता है, 100th आंसर बहुत अच्छा होता है। तो इसका सिंपल आंसर यही है, आपको आंसर राइटिंग छोड़नी नहीं है, चाहे ख़राब भी आंसर आए कोई बात नहीं, पर ये एक प्रोसेस है। जैसे मैंने कहा, कोई भी इंसान चाहे वो रैंक 1 ही क्यों ना हो, उसका भी पहला आंसर या 5वां आंसर कभी अच्छा नहीं था, वो उन्होंने अपनी आंसर राइटिंग करते रहे, गलतियाँ करते रहे, और कोशिश ये करी कि अगली बार जब हम आंसर लिखेंगे उस आंसर के अंदर वो सेम गलती ना हो, एंड इतनी गलतियाँ करी कि धीरे धीरे उन गलतियों से सीख के बाद में जब उन्होंने काफ़ी सारे आंसर लिख लिए तब तक उनका आंसर काफ़ी अच्छा हो गया। तो यही इसका प्रोसेस है, इसलिए हाँ, प्रैक्टिस इज़ द ओनली वे आउट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आंसर ख़राब आ रहा है तो आंसर राइटिंग करना छोड़ दो, मार्क्स कम आ रहे तो आंसर राइटिंग छोड़ दो, नहीं। गो थ्रू द फीडबैक, क्या फीडबैक दिया जा रहा है उसको इनकॉर्पोरेट करो अपने आंसर्स के अंदर, एंड दैट इज़ हाउ यू विल बी इम्प्रूविंग। तो प्रैक्टिस ही है इसमें। एंड आई एम इन सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रही हूँ, लेकिन बैच में इकोनॉमी ऑप्शनल अवेलेबल नहीं था, एंड बाहर से भी मतलब इकोनॉमी थोड़ा टफ भी पड़ता है, एंड मेरा बैकग्राउंड PCM है, ओके, सो मैंने सोशियोलॉजी ऑप्ट किया। ठीक है। इज इट गुड, और मेरे को ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के साथ ही जाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं वही बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे तो इंजीनियर्स होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एंड दे ऑल्सो टेक सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इस तरह से। तो हर किसी का दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसका इंटरेस्ट कितना है उस पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरी बात, क्या रिसोर्सेज वगैरह हमारे लिए अवेलेबल हैं, क्या हम तब बेटर परफॉर्म कर पाते हैं जब हमारे पास रिसोर्सेज हैं, या हम खुद चाहते हैं कि हर एक चीज़ को देखें। तो ये डिपेंड करता है हर एक चीज़ के ऊपर। हाँ, तो सर जैसे हमें कितना टाइम कॉलेज स्टडीज़ को देना चाहिए, एंड हाउ टू मैनेज UPSC विद कॉलेज? देखो, जैसे आप आई थिंक सेकेंड ईयर में अभी, हाँ, तो कॉलेज में ऐसा कर सकते हो कि लेट से आप दिन में अपना टाइम दीजिए अपने कॉलेज को। अब प्रारंभ में जैसे हमने क्या डिज़ाइन किया हुआ यही है कि शाम को क्लासेस होंगी, तो शाम को आप क्लासेस करो, 3 घंटे की रफली आपकी क्लासेस होंगी, तो उनको आप गो थ्रू कर लो, और रफली 1-1.5 घंटा अलग से ज़रूर देना है कि जो आपको क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है उनको आप गो थ्रू करो एक बार। सर 8:40 से 9:40 से 5 बजे तक क्लासेस होती है, तो फिर उसके बाद में एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, कैसे मतलब हाउ टू गेट दैट मोटिवेशन कि नहीं वो क्लासेस भी लेंगे? आप ये बताओ कि आपने UPSC की जर्नी स्टार्ट क्यों है, व्हाट वाज द मोटिवेशन? मेरे को बनना है कलेक्टर। हाँ, ठीक है, तो जब आपके दिमाग में वो मोटिवेशन है कि यार मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, फिजिकली भी तो एग्जॉस्ट होती है ना बॉडी, तो उसको तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं कह रहा है कि आप 24 घंटे ही पढ़ते रहो, पर मेरा कहने का पॉइंट ये है कि आप दिन में, क्योंकि आपके पास टाइम है, दिन में आप 4 घंटे रफली आप ज़रूर निकाल सकते हो अपने इस ड्रीम के लिए भी। हो सकता है किसी दिन थोड़ा ज़्यादा इंसान फिजिकली एग्जॉस्ट हो, तो सैटरडे संडेज़ को वो चीज़ कवर अप कर ली। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ऑल इंडिया रैंक 6 थी लास्ट ईयर सृष्टि डबास, वो शी वॉज वर्किंग एज RBI ग्रेड बी मैनेजर, और RBI ग्रेड बी मैनेजर की जॉब बहुत हेक्टिक रहती है, सुबह रफली 9 बजे से लेकर शाम के 7 या 8 बजे तक इंक्लूडिंग ट्रैवल टाइम, इतना आपका पूरा दिन होगा, और जॉब भी बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टिंग भी है और फिजिकली एग्जॉस्टिंग चलो है ही है। तो एक इंसान जो 11-12 घंटे अपना डेली जॉब पे दे रहा है, डिस्पाइट दैट पहले साल ही 1 साल की तैयारी के अंदर उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया। उसका रीज़न यही है कि उनका वाई पार्ट बहुत क्लियर था। भले ही उनकी जॉब 9 बजे शुरू होती थी, तो सुबह 4 बजे उठ के डेली वो 4 घंटे देती थी, सुबह 4 से 8, और इतना डेडिकेटेडली, इतना कंसिस्टेंटली, अच्छे से फोकस मन से पढ़ती थी कि वो 4 घंटे एनफ थे। इन द ओनली 1 ईयर ऑफ प्रिपरेशन उन्होंने ये चीज़ अचीव करके देखी। तो मेरे कहने का पॉइंट यही है कि हाँ, टाइम का कई बार कंसर्न आता है जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या लेट्स से हम जॉब में होते हैं, बट अगर हम उसको सही डायरेक्शन में दे रहे हैं, अगर कुछ घंटे हम सही एफर्ट में पुट कर रहे हैं और हमारा वाई पार्ट क्लियर है, तो हम अपने टारगेट तक जरूर अचीव करेंगे। एंड कॉलेज के मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है, मतलब कॉलेज स्टडीज़ को कितना टाइम देना चाहिए? कॉलेज स्टडीज़ को टाइम तो देखो देना चाहिए, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि कॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये तो नहीं कहूँगा।
कॉलेज इंपॉर्टेंट है, आप दीजिए जो भी आपका रिक्वायर्ड टाइम होता है, पर ग्रेजुएशन में नॉर्मली ऐसा होता है कि यू गेट सम टाइम, आप कंपैरेटिवली फ्री होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है कॉलेज की लाइफ के अंदर। तो जो आपका फ्री टाइम है उसमें आप ज़रूर अपने टाइम को इस्तेमाल करें अच्छे ढंग से अपनी यूपीएससी की तैयारी के अंदर। एंड कॉलेज में सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं तो वो ज्वाइन करनी चाहिए, एंड वो कैसे हेल्प करती हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में? ये डिपेंड करता है किस तरह की आप सोसाइटी ज्वाइन कर रहे हो। जैसे कोई स्टूडेंट हो सकता है उसको इंटरेस्ट हो स्पीच वगैरह के अंदर, तो वैसा आप ज्वाइन कर सकते हो। किसी को लेट्स सोशल सर्विस वगैरह की साइड जाना होता है तो नेशनल एनएसएस जो आता है उसको वही बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, ओके, दैट्स गुड। तो ऐसे जो भी आपको इंटरेस्ट हो तो करना चाहिए ज्वाइन। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए। कोई चीज़ आपको पर्सनैलिटी के अंदर आपको हेल्प करती है, ग्रो करने के अंदर हेल्प करती है, तो दैट कैन बी ज्वाइन। एंड बैकलॉग्स कवर करने कैसे कर सकते हैं? प्रारंभ के अंदर बैकलॉग कवर करने का तरीका यही है कि या तो सैटरडे संडेज को आप अपने गो थ्रू करो, या फिर हर सेमेस्टर के बाद आपको कुछ Time दिनों की मिलता है। ब्रेक मिलती है, तो अगर कुछ बैकलॉग रह गया तो वहाँ पे कवर कर लो। बाकी अग्री कि हाँ आपके कॉलेज सेमेस्टर एग्ज़ाम भी होंगे तो उस वजह से कई बार दिक्कत आती है, तो जो छूट गया है तो उस टाइम में आप कवर अप कर लीजिए। लेकिन वही कि लाइव क्लासेस हमें नहीं छोड़नी चाहिए, लाइव कंटिन्यू करो, लेकिन उसके पीछे से अगर कुछ छूट जाए तो साथ साथ कंप्लीट करो। मतलब कोशिश ना एक्चुअली लाइव की ज़्यादा करो। उसका रीज़न ये है कि लाइव क्लास में हमारी अटेंशन थोड़ी ज़्यादा रहती है। जब हम किसी को रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे जल्दी में देख लिया, थोड़ा सा ऐसे छोड़ दिया, या थोड़ा कुछ ऐसे रैंडम टाइम पास करते हुए देख लिया कि जल्दबाजी में बैकलॉग कवर करना है। उससे कई बार क्या होता है, टॉपिक कम समझ आता है। बाकी हर किसी का अपना अपना तरीका है, बट नॉर्मली आई एडवाइस देम कि लाइव लेक्चर्स आप यूज करिए। आप बताओ, आपका 2 साल हो गया आपको, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मैं तो उसे रिकॉर्डेड लेती हूँ बिकॉज लाइव बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है ना। एंड नोट्स मैंने स्टार्टिंग में बनाए थे, लेकिन फिर जितनी मतलब क्लास में इंफॉर्मेशन होती है उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन डेली क्लास नोट्स में मिलती है, तो फिर वो भी पढ़ो एंड जो खुद ने नोट्स बनाए वो भी पढ़ो। तो अभी तो मैं सिर्फ डेली क्लास नोट्स ही फॉलो कर रही हूँ, खुद से नोट्स नहीं बनाती, बस पीडीएफ ही फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि एक तो टाइम जा रहा है नोट्स लिखने में, दूसरी बात उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है जितनी हमें डेली क्लास नोट्स से मिलती है। बहुत बढ़िया। एंड अभी तक कौन सा सब्जेक्ट सबसे बढ़िया लगा? मैं एंशिएंट अच्छे से की है, मॉडर्न की है। साइंस एंड टेक में पता नहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि करंट अफेयर्स ओरिएंटेड वो ज़्यादा होता है, तो अभी बहुत सारी इन्फो, सबसे ज़्यादा लेक्चर्स भी साइंस एंड टेक की हैं, तो आई एम कन्फ्यूज कि वो अभी से करनी चाहिए या जितना सर पढ़ा रहे हैं उतनी इन्फो ज़रूरी है या नहीं है। नहीं सर, मतलब जो आपके शिवम सर कराते हैं वो करंट ओरिएंटेड ही करवाते हैं, मतलब लेकिन current के आज साथ का ही। करंट तो 28 के करंट से डिफरेंट होगा ना। बात ठीक भी है, कुछ एक चीज़ें डेफिनेटली आपको करंट अफेयर्स में ऐड ऑन करनी पड़ेंगी, पर ऐसा नहीं है कि मतलब पर वो समझना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सर ने मंगलयान मिशन हो सकता है क्लास में डिस्कस किया हो, तो मंगलयान मिशन तो सेम ही रहेगा, चाहे 2027 में वो आगे जाके होना है। तो डेफिनेटली कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो करंट अफेयर ज़्यादा होते हैं, तो उनको करंट अफेयर से आप ऐड ऑन करते रहो, पर उसका जो बेस होगा वो बिल्कुल बन जाएगा क्लासेस के अंदर। आई थिंक उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड सारे सब्जेक्ट्स जैसे इन्वायरमेंट हो गया, आईआर तो जैसे बेसिक्स हो गया। एंड हाँ, बेसिक्स और एडवांस क्लासेस में कितना डिफरेंस है? मतलब देखो, बेसिक्स आपके जैसे एनसीईआरटी के बेसिस पे होते हैं, तो आपने उनका बेस बन गया है, अब आपको एडवांस समझने में दिक्कत नहीं आएगी। पॉइंट मतलब यही है, कुछ लोग डायरेक्टली एडवांस भी कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, मना नहीं मैं करूँगा, पर जब हमारा एक बार फाउंडेशन रेडी हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर बिल्डिंग बनानी आसान हो जाती है। बिल्डिंग तो बनी जाएगी पर आसानी हो जाती है थोड़ी सी। जैसे आसिम सर ने जो बेसिक्स और एडवांस की क्लासेस ली हैं, उनमें बस एडवांस क्लासेस में सर ने क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कराए, क्योंकि सर ने ना बेसिक्स में 2.5-3 घंटे की क्लासेस ले ली, तो उन्होंने सारा सब वहीं कवर कर दिया। तो एडवांस क्लासेस में सिर्फ उन्होंने एमसीक्यूज, आंसर राइटिंग वगैरह वो सब सिखाई है। एंड मॉडर्न हिस्ट्री का एकदम अलग है, सर ने एकदम स्टार्टिंग से पूरा स्क्रैच, एंड एडवांस में एकदम ही एडवांस। तो ऐसे और अलग इकॉनमी अलग। में इकनॉमी में भी सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सेकंड सेमेस्टर तो मेरा छूट गया था। फर्स्ट मैंने कंप्लीट किया और थर्ड अभी चल रहा है, तो वो मैं कर रही हूँ। तो उसमें तो है ऑब्वियसली, क्योंकि पहले प्लानिंग, एग्रीकल्चर, इन्फ्लेशन ऐसे बहुत नॉर्मल था, एंड अब बहुत वही हो गया है कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। तो इकनॉमी में तो है। देखो, हर किसी के फैकल्टी के पढ़ाने का तरीका Approach थोड़ा अलग होती डिफरेंट होता है। कई फैकल्टीज थोड़े क्वेश्चन आंसर के थ्रू ज़्यादा पढ़ाना पसंद करते हैं, दैट इज़ ओके। कईयों का थोड़ा डिफरेंट अप्रोच रहती है, तो मतलब वो फैकल्टी का अपना अपना तरीका है पढ़ाने का। ठीक है, चलो, ओके ओके, थैंक यू। उसके बाद हमने सर को बाय बाय बोला एंड ट्रूली ही वॉज सो हम्बल। आई वॉज़ वेरी नर्वस कि मैं कैसे बोलूँगी, क्या पूछूँगी, बट उन्होंने मुझे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होने दिया। उसके बाद हम लोग बाहर निकले, भूख लग रही थी, कैफ़े हमें मिला नहीं तो हमने जूस पिया एंड खुशी तो आप देख ही रहे हो।
ये दिन ऑनेस्टली वन ऑफ द बेस्ट डेज़ ऑफ माई लाइफ था, क्योंकि मैं क्लास 10 से PW फॉलो कर रही हूँ एंड इट वाज ऑलवेज़ माय ड्रीम कि मैं इन टीचर्स से मिलूँ एंड आज उस ड्रीम की शुरुआत हो गई है। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे हडसन एंड जाते ही खाने पे टूट पड़े, बहुत भूख लग रही थी सुबह से। खा लो गाइस, आई एम सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। एंड एक चीज़ जो मैंने आज डिसाइड की कि अब से मैं डबल मेहनत करूँगी, क्योंकि मेरा अल्टीमेट ड्रीम है कि एक दिन एग्ज़ाम क्लियर करना एंड फिर सर मुझसे क्वेश्चंस पूछें एंड मैं कॉन्फिडेंटली उनका जवाब दूँ। बस भगवान जी साथ देते रहें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।